महिला भी अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि मैं अपना वोट डाल कर आ गया हूँ। दिनेश जी, जिस तरह से आरएसपुरा जम्मू साउथ से ही रमन भल्ला लड़ रहे हैं और उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर लिया है, लेकिन परिसीमन के बाद लगातार बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है, जिसमें 50 सीटों पर पहले ही चुनाव हो चुका और अब 40 सीटों पर चुनाव हो रहा है। कुल मिलाकर आपने सुना था कि अमित शाह भी कह रहे हैं कि जम्मू के लोगों के हाथ में सत्ता की चाबी है, जहां पर जम्मू के लोग अपनी गेंद को डालेंगे सरकार उसी की बनेगी। दिनेश जी, देखिए आशा जी, मतलब बीजेपी ने बड़ा कैलकुलेटेड, बड़ा स्मार्टली अपनी गेम खेली है। पहले दो जो फेजेस में चुनाव हुए, जो पहले दो चरणों के चुनाव हुए, वहाँ जम्मू संभाग पूरा इन्वॉल्व नहीं था। खासतौर से जम्मू जो हिंदू बहुल इलाके हैं ये इन्वॉल्व नहीं थे। तो बीजेपी ने पहले दो चरणों में ऐसा कोई बात नहीं की कि जम्मू का सीएम होगा या जम्मू किंग मेकर होगा। लेकिन जैसे ही बैटल फील्ड जम्मू में शिफ्ट हुआ, जम्मू की 24 सीटों पर शिफ्ट हुआ, उस समय बीजेपी को लगा कि अब जम्मू में जो सेंटीमेंट है इसको उभारने की ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, होम मिनिस्टर ने भी कहा, क्योंकि ये 24 सीटें जो जिन पर आज चुनाव होने वाला है ये बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल है खासतौर पर बीजेपी के लिए। और बीजेपी अगर 24 में से मेजॉरिटी ऑफ सीट्स बीजेपी ले जाती है तो बीजेपी ना केवल अपनी टैली मेंटेन करेगी, बीजेपी टैली से आगे भी बढ़ सकती है, टैली को इम्प्रूव भी कर सकती है। इसलिए बीजेपी ने बड़ी स्मार्टली ये गेम प्ले की कि जैसे ही तीसरे चरण का चुनाव प्रचार शुरू हुआ, बीजेपी ने जम्मू का चीफ मिनिस्टर, हिंदू चीफ मिनिस्टर, डोगरा चीफ मिनिस्टर ये बातें कहना शुरू कर दी। और अब ये जैसे आपने पहले कहा कि 8 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या बीजेपी ने जो अपना पूरा गैम्बल खेलना शुरू किया, जब जम्मू चीफ मिनिस्टर की बात की है, क्या ये प्ले बीजेपी को पे करेगा या नहीं पे करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक तीसरे चरण के चुनाव में बीजेपी ये नैरेटिव क्रिएट करने में सफल रही है कि जम्मू का अपना चीफ मिनिस्टर हो सकता है। खास तौर पर प्रधानमंत्री दिनेश जी, नरेंद्र मोदी जी की जो रैली हुई एमए स्टेडियम में 28 को, उसके बाद पूरे जम्मू संभाग में एक नैरेटिव चल पड़ा कि जम्मू चीफ मिनिस्टर हो सकता है, हिंदू चीफ मिनिस्टर हो सकता है, डोगरा चीफ मिनिस्टर हो सकता है। उस नैरेटिव का बीजेपी को फायदा भी हो सकता है। नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की गई जुनेद, जिस तरह से नॉन लोकल और लोकल्स को लेकर बड़ी बातें हुई, जॉब लैंड को लेकर बड़े मुद्दे गिनाए गए, 370 को लेकर बात कर दी गई। देखिए, जहाँ तक नैरेटिव सेट करने का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में जम्मू संभाग में कोई पार्टी इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि कोई भी पार्टी उस दमखम के साथ, उस ताकत के साथ जम्मू संभाग में चुनाव नहीं लड़ी है जिस दमखम और जिस ताकत के साथ चुनाव लड़ने की जरूरत थी। आप विपक्ष में हैं, आप ये रोना नहीं रो सकता सुबह से लेकर शाम तक कि चॉपर को नहीं, चॉपर को लैंड नहीं करने दिया गया, यूं कर दिया गया, यूं कर दिया गया। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आते हैं, आप उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना है, आप जनसभा में ले जाने की बजाय आप उनको प्रेस वार्ता में ले जाते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं है, आपको करना क्या है। दूसरा, हर पार्टी के बड़े नेता क्षेत्रीय नेताओं की मदद करने के लिए क्षेत्र में जाते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया। यहाँ के बड़े नेता कांग्रेस के इंतजार करते रहे कि कोई आएगा और हमारी मदद करेगा। लेकिन जुनेद, ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से हर एक पार्टी अपना एक सर्वे कराती है और सर्वे में कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ गया था कि कांग्रेस अपनी यहाँ पर साख जो है वो बचाने में कामयाब होगी या नहीं, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको पता होता है कि ये सीट आपकी है, ये गढ़ आपका है, तो आप वहां पर पूरी ताकत झोंक देते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है जम्मू डिवीजन के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने जिस समय मैंडेट बांटने थे, मैंडेट बांटने से पहले डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी गुलाम नबी आजाद के साथी घाटी पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं कांग्रेस के और उन्हें ये कहते हैं कि जनाब हम आपके दल में शामिल होकर आपके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहां पर कांग्रेस कहती है हम सिद्धांतवादी हैं, हम फिलहाल आपको अपनी पार्टी में नहीं लेंगे, हमने कैंडिडेट ऑलरेडी तय कर लिए, चुनाव वही लड़ेंगे। अब जो आपने कैंडिडेट तय किए, जो चुनाव लड़ने वाले हैं, वो कितनी देर पहले आपने तय किए। आप विपक्ष की पार्टी हैं, आप कमजोर हैं, आपको एक ताकतवर पार्टी को हराना है तो 4-4, 5-5 महीना पहले कांग्रेस के प्रत्याशियों को पता होना चाहिए था कि उनको चुनाव लड़ना है। लोकसभा में जो वोट प्रतिशत बढ़ा था कांग्रेस का, क्या वो उसका फायदा नहीं उठा पाए? देखिए, उसके धार में आगे लोकसभा में जो मत प्रतिशत उनका बढ़ा है उसका कारण ये नहीं कि कांग्रेस ने रातों रात कोई बहुत बड़े कमाल कर दिए।
कांग्रेस ने चौधरी लाल सिंह को पार्टी में लाया और लाने के बाद भी 10 दिन तक कांग्रेस के सारे लीडर इस बात पर चिंतन मंथन करते रहे, मैंडेट दें। फिर आपने मैंडेट दिया, फिर आपने कहा 19 दिन में चुनाव जीतो। और दूसरा, वो जो वोट उनको पड़ा था, वो वोट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत से कम और लोगों के अंदर जो गुस्सा और नाराजगी बीजेपी के प्रति थी, उसके चलते उनको वोट पड़ा था। अब आज कांग्रेस को क्या है कि देखिए लोकसभा में हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है। भाई, आपका लोकसभा में मत प्रतिशत बढ़ा है, उसका कतई भी ये मतलब नहीं है कि असेंबली में भी आपका मत प्रतिशत वही रहेगा। उस मत प्रतिशत के लिए आपको चुनाव से पहले वही करना था जो बीजेपी ने किया। बीजेपी ने कहा ठीक है, आप हमारे कार्यकर्ता हैं, आपने पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, इसके लिए आपका सादर धन्यवाद, लेकिन फिलहाल हमको चुनाव जीतने हैं और चुनाव जीतने के लिए ये हमारे स्ट्रैटेजी इसको लेकर काम करने की जरूरत थी। दिनेश जी, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लोकसभा चुनावों के दौरान ज्यादातर बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी, जिसमें 36 सीटों पर उन्होंने बढ़त बनाई, 7 सीटों पर कांग्रेस आ गई, पीडी पास 5 सीटें यहां पर देखी गई जहां पर लोकसभा चुनावों में उसने बढ़त बनाई, 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जेकेपीसी की तरफ से 1 सीट पर बढ़त बनाई गई। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, यानी कि इंजीनियर राशिद, जो 12 सीटों पर बढ़त बनाते नजर आए थे, 12 से 14 अप्रोक्सीमेटली सीटें वहां पर उन्होंने लीड किया था। लेकिन क्या लोकसभा चुनावों को लेकर आप एक अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं, या फिर अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरह से बनाने की जरूरत थी कि आपको अगर लोकसभा में इतना मैंडेट मिल रहा है या फिर वोट शेयर आपका बढ़ रहा है, तो विधानसभा के चुनावों में आपको अपने मुद्दे गिनाने की जरूरत थी, स्ट्रैटेजी अलग तरीके से बनाने की जरूरत थी, जो कितना किया गया अलग अलग पार्टी की तरफ से? देखिए, अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो मुझे लगता है कि पूरी स्ट्रैटेजी बनाने में, कैंपेन करने में, नैरेटिव सेट करने में बीजेपी ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिफीट किया। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले ही विधानसभा चुनाव की तैयारी में शुरू कर चुकी थी। लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को थोड़ा सा लगा कि बीजेपी को थोड़ा सेटबैक हुआ है, बीजेपी ने दोनों सीट्स जम्मू प्रोविंस से जीत ली, लेकिन पार्टी को लगा कि शायद सेटबैक हुआ है, तो पार्टी ने उस सेटबैक को रिकवर करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाई। पार्टी ने, और हाल ही में अभी मेरे जहन में ही आ रहा था कि जिला कठुआ को डिस्कस करने की जरूरत है, तो रंजीव जी जुड़ गए हैं। रंजीव जी, कहां पर है, कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, क्या चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर? रंजीव, आवाज आ रही है? दिनेश जी जवाब दीजिएगा। एक तो स्ट्रैटेजीज को लेकर बात हो गई, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कठुआ स्ट्रैटेजी सबसे पहले हाँ। बीजेपी ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाई। उसने बीजेपी ने जो पोलिंग एजेंट, उनका जो क्या कहते हैं उसको, पोलिंग बूथ तक अपने वर्कर बनाए, तो उस स्ट्रैटेजी का बीजेपी को ये फायदा होगा। बीजेपी ने कैंपेन में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को पीछे धकेल दिया। जहाँ तक जैसे जुनेद जी ने कहा, मैं उनकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ कि कांग्रेस स्ट्रैटेजी में फेल हो गई। जिस पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो चुनाव के कुछ घंटे पहले जारी होता है, जबकि आप देखिए 6 जुलाई को कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बनाई थी, हेडेड बाय प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज। सबसे पहले कांग्रेस ने इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाई, लेकिन मैनिफेस्टो कमेटी बनाई, लेकिन सबसे लास्ट में कांग्रेस का मैनिफेस्टो आता है। तो ये इंडिकेट करता है कि पार्टी एक मतलब डायरेक्शन लेस चल रही थी, पार्टी की कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, पार्टी ने कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं की थी कि कब हमने मैनिफेस्टो रिलीज करना है, कब हमने अपने कैंडिडेट अनाउंस करना है। आपने देखा कि 2 सीट्स पर पार्टी ने उस दिन कैंडिडेट अनाउंस किए जब नेक्स्ट डे लास्ट डे नॉमिनेशन पेपर फाइल करने का। तो ये इंडिकेट करता है कि पार्टी ने कैजुअली लिया। जब पार्टी कंसेंसस डेवलप नहीं कर पाई अपने उनके बीच में, अपने कैंडिडेट्स के बीच में, तो पार्टी को डर था कि रेबल खड़े ना हो। जुनेद जी कुछ कह रहे हैं। हाँ। एक और चीज ये कि अगर आप कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के बयान देखें, प्रियंका गांधी के बयान देखें, और उसके बाद कांग्रेस ने अंतिम मौके पर जब अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला, अगर इन सारे फैसलों को देखें तो आप हैरान होते हैं कि आप वोट मांगते हैं जम्मू संभाग में, आपका सारा वोट बैंक जम्मू संभाग में, लेकिन आपका मैनिफेस्टो, आपके बड़े नेताओं के बयान और आपका प्रदेश अध्यक्ष, ये सभी के सभी घाटी से आएंगे, ये घाटी से ही चुने जाएंगे और आपका नैरेटिव भी घाटी ओरिएंटेड होगा। अब आप सोचिए, आप जम्मू संभाग में हैं, आप रामबन में रैली कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हमने महाराजा को यहां से बाहर निकाल दिया। आप जम्मू कश्मीर में रैली कर रहे हैं और आप महाराजा को लेकर जो टिप्पणी करते हैं, आपके नेताओं ने आपको यह तक नहीं बताया कि आप गलत क्षेत्र में गलत बयान दे रहे हैं। तो इसको कैसे दिनेश जी आप देखते हैं कि बड़े नेता जो इनके हैं वो आते तो जम्मू संभाग में हैं, लेकिन यहां से मैसेज जो है वो घाटी में भेजने की कोशिश करते हैं, जैसे वहां पर बहुत मजबूत हैं और वहां 47 की 47 सीटों पर इनके जीतने की बड़ी संभावना है।
देखिए जुनेद जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अगर आप कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को देखें, उन्होंने इस पूरे चुनाव में 6 रैलीज़ की हैं। 6 रैलीज़ में शायद जो जम्मू सिटी में उन्होंने एक रैली की वो ही बीजेपी के खिलाफ थी, बाकी एक सुरनकोट